हेलो नमस्कार राम राम साथियों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारी श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज में। हम राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम फलौदी ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने फलौदी ज़िले के बारे में काफ़ी कुछ फैक्ट देखे। आज दोबारा से हम शुरू करते हैं फलौदी ज़िले के बारे में पढ़ना। तो फलौदी ज़िले को जोधपुर ज़िले को तोड़कर बनाया गया। इसके अलावा इसमें 8 तहसीलें और 6 उपखंड हैं। अब हम देखते हैं फलौदी ज़िले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे। कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जो कि फलौदी ज़िले से गुजरते हैं। तो फलौदी ज़िले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे फलौदी ज़िले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जो कि फलौदी ज़िले से होकर गुजरते हैं। तो नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 25 फलौदी ज़िले से गुजरते हैं। NH 11 व NH 125 ये नेशनल हाईवे जो है फलौदी ज़िले से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा राजस्थान का सबसे शुष्क ज़िला फलौदी है, जहाँ औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा केवल 5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा भारत का सबसे गर्म स्थान भी फलौदी है। तो राजस्थान का सबसे शुष्क ज़िला राजस्थान का सबसे शुष्क ज़िला कौन सा है। तो फलौदी राजस्थान का सबसे शुष्क ज़िला है, जहाँ औसत वर्षा जो है 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, औसत वर्षा केवल 5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो वो है फलौदी भारत का सबसे गर्म स्थान है। ठीक, अब हम इतिहास और कला संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में देखते हैं। तो फलौदी को पृथ्वीराज चौहान के समय विजयनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था। तो विजयनगर। फलौदी को पृथ्वीराज चौहान के समय पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था। इसे विजयनगर कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय फलौदी को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर इसे कहा जाता था। इसके अलावा इसका फलौदी नामकरण किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं। तो फलौदी ज़िले का नामकरण किस प्रकार से हुआ कि मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र राव सूजा ने 1488 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुर्ग का नाम किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाए। तब वहाँ के एक व्यक्ति थे सिंधु जी कल्ला की एक विधवा पुत्री थी फला, और फला के नाम पर ही इसका नामकरण फलौदी दुर्ग रखा गया, क्योंकि फला ने इस दुर्ग के निर्माण में काफ़ी सहयोग किया था। तो फला के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम जो है फलौदी दुर्ग रखा गया। ठीक,
तो जोधा के पुत्र सुजा, राव जोधा के पुत्र, राव सुजा ने 1488 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। एक दुर्ग का निर्माण करवाया और सिंधु जी कला की विधवा पुत्री सिंधु जी कला की विधवा पुत्री सिंधु जी कला की विधवा पुत्री फला, क्या नाम था उसका? उसका नाम था फल्ला। फल्ला के नाम पर इस दुर्ग का नाम जो है फलोदी दुर्ग रखा गया। फलोदी दुर्ग रखा गया। फला के नाम पर इस दुर्ग का नाम जो है फलोदी रखा गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं लटियाल माता मंदिर। लटियाल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह फलोदी और लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है और जिसका निर्माण 1458 में सिद्धू जी कला ने करवाया और यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। लटियाल माता यह मंदिर, लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? तो लटियाल माता का मंदिर फलोदी और लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है इनका मंदिर? तो इनका नाम मंदिर है फलोदी व लोद्रवा जैसलमेर। लोद्रवा कहाँ है? तो ये है जैसलमेर। लोद्रवा है जैसलमेर। लोद्रवा जैसलमेर, ठीक है। और इसका निर्माण जो है 1458, कब? तो 1458 में इस मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो इस मंदिर का जो है निर्माण, लटियाल माता मंदिर का निर्माण 1458 ईस्वी में 1458 ईस्वी में सिद्धू जी कला द्वारा किया गया। सिंधु जी कला ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सिंधु जी कला ने करवाया और यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। यह लटियाल माता जो है कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो फलोदी जिले में और लोद्रवा में, ठीक है। इसके अलावा मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? तो फलोदी जिला बापनी तहसील में मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है और मेहाजी मांगलिया यह पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल है? तो गोगा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है, मेहाजी मांगलिया है और हड़बू जी। यह लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता कौन कौन से हैं? तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? तो बापनी तहसील फलोदी में, बापनी
बापिनी तहसील फलोदी। फलोदी को मैं F लिख रहा हूँ जिससे आप समझ सके। तो बापनी तहसील फलोदी में मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है और यह पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों में शामिल लोक देवता, पंच पीरों में शामिल लोक देवता हैं। अब पंच पीरों में शामिल कौन कौन से लोक देवता हैं तो उनकी एक ट्रिक है। पंच पीर, राजस्थान के पंच पीर कौन कौन से हैं तो उनकी एक ट्रिक है। गोपी राम है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, गोपी राम है। मान लीजिए कि आपका नाम गोपी राम है। गो से गोगा जी, पी से पाबू जी, पी से पाबू जी, पी से पाबू जी, र से रामदेव जी, रामदेव जी, म से मेहाजी मांगलिया और ह से हड़बू जी, तो ये 5 लोक देवताएं जो कि पंच पीरों में शामिल है। हड़बू जी, ये 5 लोक देवताएं जो कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। इसके अलावा मेहाजी मांगलिया का जन्म स्थान कौन सा है तो इसके अलावा मेहाजी मांगलिया का मेला जो है जन्माष्टमी को लगता है। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बाबनी तहसील में मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। इनका घोड़ा कौन था तो इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो मेहाजी मांगलिया का मेला, इनका मेला जो है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला बापनी तहसील फलोदी में लगता है। कहाँ पर तो बापिनी में, बापनी कहाँ है तो फलोदी, F यानी फलोदी में लगता है। मेहाजी मांगलिया का मेला कहाँ लगता है तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापनी में लगता है। इसके अलावा इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। इनका घोड़ा कौन है तो इनका घोड़ा है किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। इसके अलावा जन्माष्टमी को किन किन का उर्स या फिर मेला लगता है तो जन्माष्टमी कब तो भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी के दिन एक तो है जाम्बो जी का मेला मुकाम तालवा में लगता है। मुकाम तालवा में, ठीक है। इसके अलावा नरहड़ के पीर का उर्स जिन्हें शक्कर बाबा भी कहा जाता है, इनका भी उर्स जन्माष्टमी को भरता है। तो नरहड़ के पीर का उर्स इन्हें क्या कहते हैं तो शक्कर बाबा। जब हम लोक देवता टॉपिक पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नरहड़ के पीर का उर्स और बजाम्बो जी का मेला मुकाम तालवा में लगता है कब तो जन्माष्टमी के दिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाबू जी के बारे में। हमारे लोक देवता पाबू जी
पाबूजी का जन्म स्थल है कोलूमंड गांव फलोदी। इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। तो पाबूजी का जन्म कब? तो 1239 में कोलूमंड में हुआ। कोलूमंड कहाँ है? तो फलोदी। ठीक है, यहाँ इनका जन्म हुआ। इसके अलावा इनका शहीद स्थल है डेचू गांव। डेचू गांव भी कहाँ है? तो फलोदी में। डेचू गांव भी फलोदी में स्थित है। इसके अलावा इनका प्रधानमंत्री जो है वो भी कोलूमंड फलोदी में स्थित है। और पाबूजी के पास देवलचारिणी की एक घोड़ी थी, जो कि देवलचारिणी ने पाबूजी को दी थी, जिसका नाम है केसर कालमी घोड़ी को जिंदराव खींची लेना चाहता था, परंतु देवलचारिणी ने केसर कालमी घोड़ी को पाबूजी को दे दिया। तब एक बार जब पाबूजी अपना विवाह करने गए, तब जिंदराव खींची ने देवलचारिणी की गायों को चुरा लिया और इनका अपहरण करके जायल गांव ले गया। तब पाबूजी आए और पाबूजी ने जिंदराव खींची से युद्ध किया। तब पाबूजी शहीद हो गए और पाबूजी की मौत का बदला इनके भतीजे रूपनाथ जरडा ने लिया। ठीक है, इसके अलावा इनके प्रधानमंत्री मंदिर में जो है अश्वरोही प्रतिमा स्थित है और इनका मेला जो है चैत्र अमावस्या को लगता है। इनके भाई का नाम है बोड़ो जी। तो लिखते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी का शहीद स्थल लिख लिया हमने। अब इनका प्रधान मंदिर, पाबूजी का प्रधान मंदिर कहाँ है? यह भी तो कोलूमंड में। कोलूमंड फलोदी में इनका मंदिर स्थित है, जहाँ पर अश्वरोही प्रतिमा है। अश्वरोही प्रतिमा है और इनका जो मेला है वो भी कोलूमंड में लगता है। इनका मेला चैत्र अमावस्या को, कब? तो चैत्र अमावस्या को फलोदी में लगता है। ठीक, इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, जो कि देवलचारिणी ने इन्हें दी थी। केसर कालमी, इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। पाबूजी की मौत का बदला जो है, पाबूजी की मौत का बदला इनके भतीजे रूपनाथ जरडा ने लिया। इनके भतीजे रूपनाथ जरडा ने लिया। किससे? तो जिंदराव खींची से। किससे बदला लिया था? तो जिंदराव खींची से। ठीक है, इसके अलावा पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हड़बूजी साखला के बारे में। हड़बूजी साखला का प्रधान मंदिर कहाँ है? तो बेंगटे गांव में इनका
प्रधान मंदिर स्थित है जहाँ बैलगाड़ी की पूजा होती थी, क्योंकि यह बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लेकर आते थे। हरबू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ। इनका वाहन है शियार और इन्हें शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके और रामदेव जी के गुरु हैं योगी बालीनाथ जी। और हरबू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और हरबू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। तो इनका प्रधान मंदिर, हरबू जी का प्रधान मंदिर, हरबू जी का प्रधान मंदिर कहाँ है? तो बेंगटी गांव फलौदी ज़िले में। और यहाँ बैलगाड़ी की पूजा होती है। बेंगटी गांव कहाँ है? बेंगटी गांव तो फलौदी में, ठीक है। इसके अलावा इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ। इनका जन्म जो है बुंडेल गांव कहाँ है? बुंडेल गांव तो नागौर, बुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। और इनका वाहन है सियार। इनका वाहन इनका वाहन है सियार, ठीक है। इसके अलावा इन्हें शगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो शगुन शास्त्र के ज्ञाता, शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके गुरु का नाम है योगी बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या है? तो योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी इनके गुरु थे। और राव जोधा के आशीर्वाद से जोधपुर बसाया। हरबू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर बसाया। तो जोधा ने जोधपुर बसाया। हरबू जी के आशीर्वाद से ही जोधा ने जोधपुर बसाया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता के बारे में देखते हैं। तो करणी माता का जन्म जो है सुआब गांव फलौदी में हुआ था। इनका मूल नाम था रिद्धी बाई या रिद्दोबाई। और यह चारणों की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने प्राणों का त्याग दियात्रा गांव बीकानेर में किया। इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इनका मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके मेले को चेवनी का मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है। और देशनोक बीकानेर में 2 कढ़ाइयाँ स्थित है इनके मंदिर में, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। इनके मंदिर में घूमने वाले सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। तो करणी माता के बारे में लिखते हैं। करणी माता का जन्म कहाँ हुआ? तो सुआब गांव फलौदी में। करणी माता का जन्म सुआब गांव, ठीक है, सुआब गांव और फलौदी में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम है रिद्धी बाई या रिद्दूबाई। इनका मूल नाम है रिद्धी बाई या रिद्दूबाई या रिद्धी बाई इनका मूल नाम है। और इनका जन्म चारणों की कीनिया शाखा में हुआ।
चारण जाति की कीनिया शाखा में कीनिया शाखा में जन्म। चारणों की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने प्राणों का त्याग हम करणी माता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो करणी माता का जन्म स्थान, करणी माता का जन्म जो है सुआप गांव फलोदी में हुआ। सुआप गांव और फलोदी। इनका मूल नाम रिद्दूबाई या रिद्दीबाई। इनका मूल नाम है रिद्दूबाई या रिद्दीबाई। रिद्दूबाई या रिद्दीबाई। रिद्दीबाई इनका मूल नाम है और इनका जन्म चारणों की कीनिया शाखा में हुआ। चारणों की कीनिया शाखा में जन्म। कीनिया शाखा में जन्म। इन्होंने अपने प्राणों का त्याग जो है दियात्रा गांव बीकानेर में किया। इन्होंने अपने प्राणों का त्याग, तो प्राण त्याग जो है इन्होंने दियात्रा गांव बीकानेर में। दियात्रा गांव बीकानेर में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इनका मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। इनका मेला जो है देशनोक बीकानेर में इनका मेला लगता है। इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी या चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी व चूहों वाली देवी कहा जाता है। चूहों वाली देवी कहा जाता है और इनके मेले को चेवनी का मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके मेले को चेवनी मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है और इनके मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ हैं। कितनी? तो 2 कढ़ाइयाँ। इनके मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ हैं जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहा जाता है। अब हम देखते हैं गटियाला के बारे में। गटियाला शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि फलोदी जिले में स्थित है। गटियाला शिलालेख का संबंध प्रतिहार वंश से है। गटियाला शिलालेख में हमें मंडोर के प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र से लेकर और कोकोक तक की जानकारी प्राप्त होती है। गटियाला का प्राचीन नाम जो है रोहिंसकूप था। गटियाला का प्राचीन नाम क्या था? तो रोहिंसकूप। गटियाला शिलालेख कहाँ है? तो फलोदी में। गटियाला कहाँ है? तो फलोदी में। गटियाला शिलालेख का संबंध किससे है? तो प्रतिहार वंश से। गटियाला शिलालेख का संबंध जो है किससे है? तो प्रतिहार वंश से। प्रतिहार वंश से गटियाला शिलालेख का संबंध है और इसमें हमें मंडोर के शासक, हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है गटियाला शिलालेख से? तो गटियाला शिलालेख से हमें जो है मंडोर के
प्रतिहार शासक, प्रतिहार जो है शासक हरिश्चंद्र से कक्कुग, हरिश्चंद्र से कक्कुग तक की जानकारी प्राप्त होती है। और गटियाला का प्राचीन नाम क्या था? तो रोहिंसकूप। गटियाला का प्राचीन नाम क्या था? गटियाला का प्राचीन नाम, तो गटियाला का प्राचीन नाम था रोहिंसकूप। रोहिंसकूप गटियाला का प्राचीन नाम था। इसके अलावा गटियाला माता का मंदिर कहाँ है? तो फलोदी में। गटियाल माता मंदिर, गटियाल माता मंदिर कहाँ है? तो फलोदी में गटियाल माता का मंदिर स्थित है। अब हम देखते हैं सेतरावा के बारे में। तो सेतरावा जो है पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के प्रसिद्ध को स्थानीय भाषा में शीर्ण पत्थर कहा जाता है। सेतरावा के पत्थरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो शीर्ण पत्थर। सेतरावा कहाँ है? तो सेतरावा है फलोदी में, ठीक है। और यह पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सेतरावा जो है पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है सेतरावा। और इन पत्थरों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है शीर्ण पत्थर। तो स्थानीय भाषा में इन पत्थरों को जो है शीर्ण पत्थर कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इन पत्थरों को शीर्ण पत्थर कहा जाता है। इसके अलावा जाम्बा गांव, तो यहाँ जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यह विष्णोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। जाम्बा गांव, तो जाम्बा गांव कहाँ है? जाम्बा गांव तो फलोदी में। जाम्बा गांव फलोदी में। और यहाँ जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जाम्बा गांव में जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ जो है जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख धार्मिक स्थल है। और यह जो है विष्णोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। जाम्बा गांव विष्णोई संप्रदाय का पुष्कर, विष्णोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। विष्णोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ की हवेलियाँ, फलोदी में कौन कौन सी हवेलियाँ है? तो फलोदी में स्थित प्रमुख जो है हवेलियाँ, एक हवेली है लालचंद चड्ढा की हवेली। लालचंद चड्ढा की हवेली। इसके अलावा सांगी दास की हवेली, सांगी दास थानवी की हवेली, सांगी दास थानवी की हवेली, सांगी दास थानवी की हवेली। नंबर 3 पर है फूलचंद गोलछा की हवेली, फूलचंद
गोलछा की हवेली। और नंबर 4 है मोतीलाल अमरचंद की हवेली। मोतीलाल मोतीलाल अमरचंद मोतीलाल अमरचंद की हवेली। ये हवेलियाँ फलोदी ज़िले में स्थित है। तो कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? लालचंद चड्ढा की हवेली, सांगी दास थानवी की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली और मोतीलाल अमरचंद की हवेली। इसके अलावा 1962 में शहीद हुए मेजर शैतान सिंह का संबंध बाणासुर गांव से है और अब बाणासुर गांव का नाम शैतानपुर कर दिया गया है। 1962 में यह शहीद हुए और इन्हें मृत्यु के उपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। तो मेजर शैतान सिंह मेजर शैतान सिंह इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध था बाणासुर गांव जिसका अब नाम बदलकर शैतानपुर रख दिया गया है। बाणासुर गांव का नाम क्या रख दिया गया है? तो अब रख दिया है शैतानपुर। कहाँ है ये शैतानपुर? तो फलोदी में। ठीक है, तो बाणासुर गांव का नाम बदलकर शैतानपुर कर दिया गया और अब इसका नाम है शैतानपुर। ठीक है, और यह फलोदी में है। यह 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए। 1962 में यह शहीद हो गए थे और इन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं लोहावट का युद्ध। लोहावट का युद्ध कब हुआ? तो 1563 में लोहावट का युद्ध हुआ। राव चंद्रसेन और इनके भाई उदय सिंह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। और लोहावट किस स्थान पर है? तो अब फलोदी में। फलोदी। ठीक है, फलोदी में कब? तो 1563 में। 1563 में लोहावट का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ यह युद्ध? तो यह युद्ध राव चंद्रसेन व उदय सिंह राव चंद्रसेन व उनके भाई उदय सिंह मेवाड़ वाला उदय सिंह नहीं बल्कि इन्हीं का भाई था। तो इनका भाई राव चंद्रसेन व भाई के बीच यह युद्ध हुआ। इसके अलावा लाड़िया गांव कहाँ है यह? तो यह भी है फलोदी में। और यह गांव जो है रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। लारडिया गांव। यह गांव रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। लारडिया गांव रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। एक बार पुनः इस पूरी क्लास का हम रिवीजन करते हैं। तो देखा फलोदी ज़िले के बारे में और फलोदी ज़िले से गुजरने वाले NH कौन कौन से हैं। तो फलोदी ज़िले से नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 25 ये 2 NH फलोदी ज़िले से होकर गुजरते हैं।
फिर हमने देखा कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला फलौदी है, जहाँ की औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर होती है। और भारत का सबसे गर्म स्थान है फलौदी। फिर हमने देखा कि इतिहास और कला संस्कृति के अनुसार फलौदी जिले में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो फलौदी को पृथ्वीराज चौहान के समय से विजयनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इसे विजयनगर कहा जाता था। फिर हमने देखा कि फलौदी का नामकरण किस प्रकार से हुआ। तो राव जोधा के पुत्र राव सुजा ने 1488 में यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इस दुर्ग के निर्माण में सिंधु जी कला की एक विधवा पुत्री जिसका नाम था फला, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया और फला के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम फलौदी दुर्ग रखा गया। फिर हमने देखा कि लटियाल माता का मंदिर जो कि फलौदी ज़िले और लोधरवा जैसलमेर में स्थित है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो लटियाल माता के मंदिर का निर्माण 1458 में सिंधु जी कला ने करवाया और यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। इसके बाद हमने देखा कि मेहाजी मांगलिया का मंदिर जो कि फलौदी बापनी तहसील में स्थित है, इन्हें पंच पीरों में शामिल किया जाता है। पंच पीरों को याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई। गोपी राम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है गोपी राम, तो गो से गोगा जी, पी से बाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहाजी मांगलिया और ह से हड़बू जी। ठीक, इनका मेला जो है जन्माष्टमी को लगता है। जन्माष्टमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। बापनी तहसील में मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है और इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। जन्माष्टमी के दिन किन किन का मेला लगता है? तो जाम्बोजी का मेला मुकाम तालवा में लगता है। जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक। इसके अलावा नरहड़ के पीर का उर्स, जिन्हें शक्कर बाबा भी कहा जाता है। फिर हमने देखा पाबोजी के बारे में। पाबोजी का जन्म जो है कोलुमंड गांव फलौदी में 1239 में हुआ और यह इनका शहीद स्थल है डेचू गांव। इनका प्रधानमंत्री है कोलुमंड गांव फलौदी में। पाबोजी देवल चारनी की गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, जो कि देवल चारनी ने इन्हें प्रदान की थी। पाबोजी की मौत का बदला जो है रूपनाथ जरडा, जो कि इनके भतीजे थे, इन्होंने लिया। पाबोजी के भाई का नाम था बोड़ोजी। इसके बाद हमने देखा था हड़बूजी साखला के बारे में। इनका प्रधान मंदिर बेंगटी गांव फलौदी में है, जहां इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि यह बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लेकर आते थे। इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ। इनका वाहन था शियार और इन्हें शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इनके गुरु थे योगी बालीनाथ जी। हड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। फिर हमने देखा था करणी माता के बारे में। करणी माता का जन्म सुआप गांव फलौदी में हुआ। इनका मूल नाम था रिद्दूबाई या रिद्दीबाई इनका मूल नाम था। इनका जन्म जो है चारणों की कीनिया शाखा में हुआ। इन्होंने अपने प्राणों का त्याग जो है दी यात्रा गांव बीकानेर में किया। इन्हें देशनोक, इनका मेला जो है देशनोक बीकानेर में लगता है। इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी या व चूहों वाली देवी कहा जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी या और चूहों वाली देवी इन्हें कहा जाता है। फिर हमने देखा इनके मेले को चेवनी का मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके मेले को चेवनी मेला, सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ स्थित है, जिन्हें कहा जाता है सावन भादो कढ़ाइयाँ। इसके बाद हमने देखा था घटियाला शिलालेख के बारे में। घटियाला शिलालेख का संबंध प्रतिहार वंश से है। घटियाला शिलालेख का संबंध
प्रतिहार वंश से और घटियाला शिलालेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो मंडोर के प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र से कक्कुक तक का इतिहास हमें इस शिलालेख से प्राप्त होता है। घटियाला का प्राचीन नाम था रोहिंस कूप। क्या था घटियाला का प्राचीन नाम? रोहिंस कूप। और घटियाला माता का मंदिर है फलौदी जिले में। फिर हमने देखा सेतरावा, जो कि फलौदी में स्थित है और यह पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के पत्थर को स्थानीय भाषा में शीर्ण पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शीर्ण पत्थर। इसके अलावा हमने देखा था जाम्बा गांव, जो कि विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। यहाँ जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जाम्बा गांव कहाँ है? तो फलौदी में। और जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यह विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। जाम्बा गांव विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। फिर हमने फलौदी में स्थित प्रमुख हवेलियों के बारे में देखा। कौन कौन सी हवेलियाँ यहाँ प्रसिद्ध है? तो लालचंद चड्डा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, फूलचंद गोलचा की हवेली और मोतीलाल अमरचंद की हवेली। यह फलौदी जिले में स्थित प्रमुख हवेलियाँ हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेजर शैतान सिंह, जो कि 1962 के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध बाणासुर गांव से है, जिस बाणासुर गांव का नाम अब शैतानपुर कर दिया गया है। यह भी कहाँ है? तो फलौदी में। इसके बाद हमने देखा कि लोहावट का युद्ध, जो कि फलौदी जिले में 1563 में लड़ा गया। यह युद्ध जो है राव चंद्रसेन व इनके भाई उदय सिंह के मध्य लड़ा गया। फिर हमने देखा लाडिया गांव। यह गांव अब रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। कौन सा गांव? तो लाडिया गांव। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं और एक नए ज़िले के साथ दोबारा लौटेंगे।